हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक किया था एंड आज हमें इस वाले पैराग्राफ से करना है। तो यहाँ से करने से पहले एक बार लास्ट का रिकॉल कर लेते हैं ताकि आगे का करने में हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट पेज पर। हम आ गए हैं हमारे फर्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर एक लाइन दी हुई थी जिसको मैंने फ़र्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है एंड अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा एंड इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोई नीड नहीं है। लास्ट वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक स्टोरी दी हुई है जिसको भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसमें जो कांता और सुजाता होती है वो एक वोट देने के लिए अपनी लाइन में खड़ी होती है और उसके बाद कांता सिर्फ उसी नेता को वोट देती है जो उनके एरिया में पाइप वाटर डालेगा। कैंडिडेट मतलब क्या होता है, किसी को पता है? पता है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैंडिडेट? ओके, कैंडिडेट का मतलब क्या होता है? नेता। ओके, उसके बाद जब कांता की बेटी बीमार होती है तो कांता जैन मैडम से क्या एडवांस मांगती है, बट जैन मैडम क्या बोलती है, मैं अभी तुम्हें एडवांस दे रही हूँ बट इसे हैबिट मत बनाना। और उसके बाद जब वो शाम को अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेकर जाती है तो वो क्या सोचती है कि अगर जैन मैडम और जैन साहब वोट देने के लिए हमारे साथ लाइन में खड़े थे तो ठीक था, बट अगर उनका बच्चा या बच्चे बीमार होंगे तो वो क्या हॉस्पिटल के आगे से लाइन में खड़े होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि वो अमीर घर से और वो इमरजेंसी में नंबर देकर एक्स्ट्रा पैसे देकर आगे चले जाएंगे। उसके बाद हमारे फर्स्ट टॉपिक में इक्वल राइट टू वोट, उसमें हमें एक चीज़ बताई हुई थी, डैट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है? जिसके वोट देने के लिए किसी में कोई किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो। भेदभाव की इंग्लिश क्या होती है? डिस्क्रिमिनेशन। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद सेकंड टॉपिक में अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी, उसमें हमें 2 स्टोरी बताई हुई थी और उसी स्टोरी से हमें समझ में आया था कि किस किस टाइप्स की इक्वालिटी होती है। और 2 स्टोरी क्या कौन सी थी? एक थी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की और एक थी मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की। स्टोरी किस किस की थी? स्टोरी फर्स्ट किसकी थी? ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है। और सेकंड किसकी थी? मिस्टर एंड मिसेस अंसारी। ओके, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के साथ क्या हुआ था कि वो एक गरीब फेमस राइटर थे और उन्होंने जूथन बुक में ये सब लिखा था उनकी। और उनके साथ क्या होता था कि उनको हर बच्चे से अलग बिठाया जाता था और कभी कभार ज़मीन में बिठाया जाता था बिना मैट के, और कभी कभार उनको गेट के पास, डोर के पास भी बैठना पड़ता था और उनको बिना वजह, बिना किसी गलती के उनको मारा भी जाता था, ठीक है। और उनको क्या बोला गया था कि तुम्हें वो 4th क्लास में उन्होंने हुआ था कि तुम्हें पूरा स्कूल का प्लेग्राउंड और पूरा स्कूल विंडोज़ वगैरह सब तुम्हें साफ़ करनी है, क्लीन करना है। और वो जो प्लेग्राउंड था और वो जो स्कूल था वो उनके साइज़ से भी बड़ा था, इसलिए जो डस्ट था वो उनके मुंह में भी जा रहा था और उनका पूरा मुंह डस्ट से ढक चुका था। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के फादर जो थे वो आगे से गुजर रहे थे और उन्होंने देखा कि उनका बच्चा ऐसे काम कर रहा है, तो उन्होंने पूरे स्कूल को धमकी दी थी कि तुम भी इसी स्कूल में हो और मेरा बेटा उसी स्कूल में, पर मैं किसी को भी इस स्कूल में और एडमिशन नहीं लेने दूंगा। उन्होंने धमकी टाइप ऑफ, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, ये सब नहीं है। उन्होंने अपने बच्चे के फेवर में बोलता और वो बिल्कुल सही था, क्योंकि हर बच्चे को इक्वल ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, क्योंकि टीचर्स और हेडमास्टर के लिए या फिर बच्चों के लिए सब इक्वल ही होते हैं। और उसके बाद
सेकेंड स्टोरी मिस्टर और मिसेस अंसारी पे थी, जिनको एक अपार्टमेंट चाहिए था रेंट के लिए, और हर एक ने यही बोला था कि हम मीट खाने वाले लोगों को अपनी बिल्डिंग में नहीं लेते, पर उनके बगल वाले घरों से फ़िश पकाने की स्मेल आती थी। ठीक है, और फिर उन्होंने अपने नाम चेंज करे थे। उसके बाद क्या रखा था उन्होंने नाम अपना, मिस्टर एंड मिसेस कुमार। उसके बाद उनको झट से अपार्टमेंट मिल गया था। फिर आता है हमारे रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब मैंने लास्ट वीडियो में बताया नहीं था, क्योंकि मैंने बोला था कमेंट करके बताना। तो डिग्निटी का मतलब होता है, उसको भी हम भेदभाव ही बोलते हैं, वो अलग टाइप का भेदभाव है। वैसे तो भेदभाव एक ही टाइप का होता है, बट जैसे कि हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के साथ अलग तरीके का भेदभाव देखा और मिस्टर एंड मिसेस अंसारी के साथ अलग टाइप का भेदभाव देखा, तो वैसे ही इस स्टोरी में था, जिसमें जो एक फिल्म थी 1975 की दीवार, उसमें 2 बच्चे जो थे वो शूज़ पॉलिश करते थे, और शूज़ पॉलिश करवाने के बाद उन्होंने उनके मुंह पर पैसे फेंक कर मारे थे, है ना। उसके बाद आता है इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो इसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया हुआ है। मेनली कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या बताया हुआ है कि जो हमारी इंडिया है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री है, जिसको कभी भी कोई भी इक्वल नहीं रखता। हर कंट्री में होता है ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है आई थिंक जिसमें हर कोई इक्वल हो। ठीक है, हमने यही पढ़ा था। तो आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। This recognizing of equality includes some of the following provisions in the Constitution. First, that every person is equal before the law. जो ये कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, इसमें ये नहीं है कि हर जगह पे हर एक के अंदर भेदभाव होगा। जैसे वोट के समय पर अमीर और गरीब कुछ नहीं देखा जाता। नेता लोग क्या करते हैं, वोट चाहिए होता है तो बहुत कुछ कर देते हैं। ठीक है, ये मतलब लालच देते हैं कि हम तुम्हें फ़ोन देंगे, हम तुम्हें ये देंगे, हम तुम्हें वो देंगे। ठीक है, तो हर जगह पर अलग अलग तरीके का भेदभाव होता है। और जैसा कि फर्स्ट है कि लॉ के रिगार्डिंग हर एक पर्सन को हमें इक्वल रखना चाहिए। जो लॉ कहता है, लॉ क्या कहता है, इक्वल राइट टू लॉ, है ना, एक लॉ है ना, तो सभी को लॉ के हिसाब से इक्वल रखना चाहिए, बट वो कहीं भी कंट्री में नहीं है। What this means is that every person from the president of the country to count the domestic worker has to obey the same laws. इसका मतलब क्या है, जैसा कि इसमें तो बोल दिया कि लॉ के हिसाब से हमें सबको इक्वल रखना चाहिए, बट जैसा कि कांता के साथ हुआ था, वो एक डोमेस्टिक वर्कर थी और उसके साथ भेदभाव हुआ था हॉस्पिटल की लाइन में, तो क्या वो लॉ को मतलब लॉ माने ना, लॉ को तोड़ दे, क्या वो ओबे करने लग जाए, मानना छोड़ दे, लो को मानना पड़ता है ना। सेकेंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर फीमेल और मेल। और किसी भी पर्सन के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए उसके रिलीजन के बेसिस पर, उसके रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वो फीमेल है या मेल, इन सब में तो बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेट का मतलब भी भेदभाव होता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि भेदभाव का इंग्लिश क्या है, डिस्क्रिमिनेट। थर्ड, एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, होटल्स, शॉप्स एंड मार्केट्स। और हर पर्सन को प्लेग्राउंड, होटल्स, शॉप्स और मार्केट्स में जाना अलाउ है। ये नहीं है कि वो गरीब है तो उसको धक्का मार के निकाल दिया, नहीं, हर एक को जाना अलाउ है। ऑल पर्सन्स कैन यूज़ पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, रोड्स एंड बाथिंग घाट्स। और हर एक को वेल्स यानी कि जो मतलब जैसे अंसारी के साथ हुआ था, उनको रेंट पे देने के लिए मना कर दिया, तो वैसे ही बहुत सारे वेल्स, जिसमें एक वर्ड यूज़ करके वेल्स बोल दिया हमें यहाँ पर, रोड्स और बाथिंग घाट्स जो यहाँ पर बनाते हैं उनको कभी भी हमें नीचा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अगर वो वेल्स नहीं बनाएंगे तो हम ये सब चीज़ें यूज़ नहीं कर पाएंगे, रोड नहीं बनाएंगे तो हम चलेंगे कहाँ पर, और बाथिंग घाट्स नहीं बनाएंगे तो हम अपने कपड़े कहाँ पर देंगे। फोर्थ, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड।
क्या आपको अनटचेबिलिटी पता है? क्या होता है अनटचेबिलिटी? यहाँ पर एक हमें लाइन दी हुई है, लास्ट लाइन है इस पैराग्राफ की, दैट इज़ अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड। तो अनटचेबिलिटी होता क्या है मैं बताती हूँ। जैसा कि जो नीची जात के लोग होते हैं उनका क्या बोला गया था कि वो किसी को टच नहीं करेंगे, यानी कि जो नीची जात के लोग हैं वो किसी को भी टच नहीं करेंगे, तो वो गलत बात है। ठीक है, वो नीची जात के हैं, वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, बट वो गलत बात है। क्या वो भी इंसान नहीं है? वो भी तो इंसान ही है, हम भी तो इंसान हैं। हमने पढ़ाई करी, अब तुम पढ़ रहे हो तभी तो आप आगे बढ़ोगे, तभी तो आप पढ़े लिखे कहलाओगे, है ना। अगर वो पढ़ाई करते तो वो भी पढ़े लिखे कहलाते, बट उन्होंने पढ़ाई नहीं करी, वो हमारी हेल्प कर रहे हैं। वो आज कोई कूड़े वाला है, कोई रोड बनाता है, कोई मज़दूर है, कोई कुछ है ना, वो हमारी हेल्प कर रहे हैं। अगर वो पढ़े लिखे होते तो क्या वो ऐसे कूड़ा उठाते किसी के घर में से? नहीं। हम कूड़ा कहाँ डालने जाते हैं? हम खुद डालने जाते फिर कूड़ा। तो अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो इंसान है और इंसान को अगर सपोर्ट नहीं करेगा या फिर ऑपरेट नहीं करेगा या फिर टच का हम अगर कहते हैं अनटचेबिलिटी, तो वो भी बहुत गलत है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। The two ways in which the government has tried to implement the equality that is granted in the constitution is first through laws and second through government programs or schemes to help disadvantaged communities। दो वे बताए हुए हैं हमें, ठीक है, और यहाँ तक हमें दो वे बताए हुए हैं, तो बढ़ते हैं वो दो वे क्या है। जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो ट्राई कर रही है, वो कोशिश कर रही है कि इक्वालिटी हो, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि इनइक्वालिटी हो, किसी के बीच में भेदभाव हो, डिस्क्रिमिनेशन हो। सरकार चाहती है कि भेदभाव ना हो, सब इक्वल ट्रीट करे जाए, बट वो नहीं हो पा रहा, आप सभी को पता है। तो लॉज के थ्रू क्या है, और सेकेंड गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स के थ्रू क्या है कि वो जो कम्युनिटीज़ है उनको डिसएडवांटेज कर रही हैं। लॉज जो है वो लॉज नहीं कर रहे, जो मतलब हमारी जनता है, सोसाइटी है पूरी, वो कर रही है। देयर आर सेवरल लॉज इन इंडिया दैट प्रोटेक्ट एवरी पर्सनस राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली। ऐसे बहुत सारे लॉज है इंडिया में जो हर पर्सन को इक्वल राइट करने का लॉ कहता है। ओके, In addition to laws, the government has also set up several schemes to improve the lives of communities and individuals who have been treated unequally for several centuries। जो लॉज के रिगार्डिंग गवर्नमेंट भी क्या चाहती है, गवर्नमेंट भी यही चाह रही है, बहुत सारे वो मतलब अलग अलग स्कीम्स निकाल रही है, अलग अलग रूल्स बना रही हैं कि हर एक को, हर एक सेंचुरी में, हर एक कंट्री में, हर एक स्टेट में, हर एक सिटी में हर एक को इक्वल ट्रीट किया जाए, किसी अनइक्वली ना हो, ठीक है। और वो जो स्कीम्स होती है वो बहुत के लोगों में मतलब उनको पास्ट का भुला देती है और वो बहुत खुश भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, गरीब में अनटचेबिलिटी का एग्ज़ाम्पल बहुत अच्छा है। वन ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड्स द मिड डे मील स्कीम। गवर्नमेंट ने एक स्टेप उठाया था और उन्होंने एक स्कीम निकाली थी जिसका नाम है मिड डे मील स्कीम। मैं लिख देती हूँ, मिड डे मील स्कीम। अब पढ़ते हैं ये स्कीम कहाँ से निकली थी, कैसे निकली थी, कब निकली थी, और भी बहुत कुछ इस स्कीम के बारे में, और इस स्कीम में हमने किया क्या था। दिस रेफर्स टू द प्रोग्राम introduced in all government elementary schools to provide children with cooked lunch। जैसा कि पहले क्या होता था, जब बहुत ज़्यादा ही भेदभाव था लोगों के बीच, तो पहले क्या होता था कि ना जो गरीब बच्चे थे या फिर कोई भी बच्चा स्कूल में खाना नहीं लेकर जा सकता था, या फिर जो स्कूल का बना हुआ खाना होता था वो हर कोई बच्चा नहीं खा सकता था। तो पहले ये होता था,
अगर आपको नहीं पता तो आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं। Tamil Nadu was the first state in India to introduce this scheme, and in 2001, the Supreme Court asked all state governments to begin this program in their schools within 6 months. जो तमिलनाडु था वो पहला स्टेट था इंडिया में जिन्होंने ये स्कीम इंट्रोड्यूस करी थी 2001 में। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइन है, दैट इज़ तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम एंड इन 2001 the Supreme Court asked all state governments to begin this program in their schools within 6 months. ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें हमें बताया हुआ है कि जो तमिलनाडु था वो पहला स्टेट था इंडिया में और उन्होंने ये स्कीम इंट्रोड्यूस करी थी, बनाई थी और 2001 में और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर स्टेट में हर स्टेट में उनकी गवर्नमेंट इस स्कीम को उनके स्कूल्स में 6 महीने के अंदर ले आए, 6 मंथ्स के अंदर ले आए। दिस प्रोग्राम हैज़ हैड मैनी पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स। और ये जो स्कीम निकली थी, जो प्रोग्राम था, उसमें बहुत सारी अच्छी बातें भी हुई थी, पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आए थे। दिस इंक्लूड the fact that more poor children have begun enrolling and regularly attending school. और इसमें क्या एक इफ़ेक्ट क्या आया था इसमें कि जो गरीब बच्चे थे वो रेगुलर स्कूल जाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था और अपने जो जिन गरीब बच्चे रेगुलर क्यों स्कूल जाते थे, क्योंकि जो उनको वहाँ पर खाना अलाउड नहीं होता था तो वो घर में खाना खाते थे और भूखा कोई नहीं रह सकता, आपको ही पता है। Teachers reported that earlier children would often go home for lunch and then not return to school, but now with the midday meal being provided in school, their attendance has improved. जो टीचर्स थी उन्होंने पहले के बच्चों को क्या बोला था कि वो खाना खाने के लिए घर जाएंगे पर वो स्कूल में वापस नहीं आएंगे, पर जो मिड डे मील स्कीम थी उन्होंने ये सब बदला दिया था, मतलब कि वो स्कूल में ही खाना खाएंगे। जैसे अब होता है फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और उसके बाद रिसेस और फिर से फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ पीरियड और उसके बाद छुट्टी, है ना, होता है ना ऐसे। तो वैसे ही अब इनमें स्कूल होने लग गया था और अटेंडेंस जो थी बच्चों की वो भी इम्प्रूव हुई थी। अटेंडेंस जब ज़्यादा लगेगी तो ही तो बच्चे स्कूल आएंगे, जब बच्चे स्कूल आएंगे तभी तो अटेंडेंस ज़्यादा लगेगी, मैंने उल्टा बोल दिया। Their mothers who earlier had to interrupt their work to feed the children at home during the day now no longer need to do so. और जो बच्चों की माँ थी, मदर्स थी, मम्मी थी, वो भी बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी क्योंकि उनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे और वो अपने घर का सारा वर्क मतलब कि बहुत मुश्किल से हो पाता था, जैसा कि अब हो रहा है ना। आप सबके पेरेंट्स भी कहते होंगे कि तुम स्कूल चले जाओ, जब तुम्हारे स्कूल खुलेंगे तो हम स्कूल भेजेंगे तुम्हें, तो उन्होंने हमें परेशान कर दिया। बहुत से पेरेंट्स हैं जो कहते हैं, क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है और बट जो ये स्कीम थी उससे ये सब बदल गया था और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी थे, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा। This program has also helped reduce caste prejudices because children of all castes in the school eat this meal together, and in quite a few places the Dalit women have been employed to cook the meal. The midday meal program also helps reduce the hunger of poor students who often come to school and cannot concentrate because their stomachs are empty. और जो ये प्रोग्राम था उन्होंने मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था, उसको भी ख़त्म किया था, क्योंकि हर कास्ट का बच्चा ये सब मील वगैरह मतलब कि खाना वगैरह खा सकता था और जो दलित थे वो भी खाना पका सकते थे। और जो मिड डे मील प्रोग्राम जब नहीं था उन्होंने मतलब क्या किया था कि उन्होंने बच्चों का कंसंट्रेट भी थोड़ा सा क्लास में बढ़ाया था, क्योंकि अगर जब पेट खाली होता है, मतलब पेट पूजा नहीं होती, हम भूखे होते हैं, तो हमारा जो ध्यान होता है सारा कंसंट्रेट हमारे स्टमक पे जाता है
एंड क्लास में नहीं जा पाता, तो वैसे ही पहले उनका जो कॉन्सेंट्रेट था वो भी कम था, क्योंकि उनका जो पेट था वो खाली था, यानी उनका पेट खाली था। While government programs play an important role in increasing equality of opportunity, और जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था कि जितने भी मतलब कि इक्वालिटी है वो भी इंक्रीज़ हुई थी, क्योंकि एक जब मिड डे मील स्कीम इंट्रोड्यूस हुआ और अगर वो हर स्कूल में हर स्टेट में हो जाता तो मतलब भेदभाव तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता, क्योंकि जब तमिलनाडु में जब हुआ था तभी इतना ज़्यादा भेदभाव ख़त्म हो गया था। देयर इज़ मच डैट स्टिल नीड्स टू बी डन, और इससे बहुत सारी ज़रूरतें भी पूरी हुई थी। While the midday meal program has helped increase the enrollment and attendance of poor children in school, और जो मिड डे मील प्रोग्राम था उन्होंने बच्चों की अटेंडेंस में भी थोड़ा सा इंक्रीज़ हुई थी, थोड़ी सी बढ़ी थी, क्योंकि जब बच्चे स्कूल ही नहीं आएंगे क्योंकि उनको लगता था कि हमें वहाँ पर खाना नहीं मिलेगा तो हम भूखे रहेंगे और हमारा कॉन्सेंट्रेट भी नहीं जाएगा पढ़ाई पर, तो इसलिए वो स्कूल नहीं आते थे और उनकी अटेंडेंस बहुत ज़्यादा कम थी। तो इस प्रोग्राम से उनकी अटेंडेंस भी बढ़ी थी पुअर चिल्ड्रन की। देयर कंटिन्यूस टू बी big differences in our country between schools that the rich attend and those that the poor attend, और जो ये मतलब कि हमारी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस होता था, यानी कि भेदभाव होता था स्कूल्स में, कि जो रिच बच्चे थे जो अमीर थे वो स्कूल को अटेंड करेंगे बट जो पुअर थे वो नहीं। Even today there are several schools in the country in which Dalit children like Om Prakash Valmiki are discriminated against or treated unequally, और बल्कि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिसमें दलित चिल्ड्रन यानी कि गरीब बच्चे आते हैं, बिल्कुल नीची जात के बच्चे आते हैं, जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया था स्कूल में और उनके साथ अनइक्वल भी हुई थी, यानी कि भेदभाव भी हुई थी। पता है इस चैप्टर में हमें भेदभाव के ही बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स दिए हुए तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, तो कंफ्यूज मत होना क्योंकि मैं हर वर्ड का मीनिंग बता रही हूँ, तो इसीलिए उसको मतलब याद रखना। These children are forced into unequal situations in which their dignity is not respected. This is because people refuse to think of them as equal even though the law requires it. और जो और जो चिल्ड्रन थे वो अपनी मतलब कि स्टडी पर अच्छे से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते थे, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा, और उनको अच्छे से रिस्पेक्ट भी नहीं दी जाती थी जब तक कि मिड डे मील स्कीम नहीं आया था। और वो क्या सोचते थे कि हमें भी लॉ की ज़रूरत है, लॉ के रिगार्डिंग। लॉ जो कहता है वो तो यही कहता है ना कि चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, हर एक को इक्वल रखना है, बट गरीब को इक्वल नहीं रखा जाता था अमीर से। वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर दिस इज़ दैट एटीट्यूड्स चेंज वेरी स्लोली। और इन सब का क्या रीज़न था, सबसे मेन रीज़न क्या था कि जो एटीट्यूड था, जैसे कि अब कभी भी नोट कर लेना, जो अमीर होंगे ना वो गरीब के आगे एटीट्यूड दिखाएंगे ही दिखाएंगे, चाहे वो अपने घर में बिल्कुल ठीक है जैसे नॉर्मल होते हैं वैसे ही है, बट गरीब के आगे वो एटीट्यूड पक्का दिखाएंगे, चाहे वो कितना भी दिल मतलब उसका चाहे साफ़ हो खुला हो कैसा भी हो, किसी भी टाइप का दिल हो उनका, बट वो मतलब एटीट्यूड दिखाएंगे। और इस स्कीम से उनको भी थोड़ी समझ मिली थी, थोड़े से मतलब अक्ल आई थी उनको भी, और जो एटीट्यूड था वो भी थोड़ा स्लो हो गया था, मतलब इतना नहीं देते थे वो। इवन 2 persons आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज़ अगेंस्ट द लॉ, they continue to treat people unequally on the basis of their caste, religion, disability, economic status and because they are women. और जो लॉ था उनके रिगार्डिंग हर पर्सन, जो पर्सन्स थे उनको भेदभाव से अलग रखना चाहिए लॉ के रिगार्डिंग, पर लॉ से दूर जाके, लॉ को ना मान के उनके बीच में भेदभाव होता था, और वो किस लिए होता था, और वो पीपल अनइक्वली ट्रीट करे जाते थे, और वो किस लिए होता था, उनकी कास्ट से, रिलीजन से, डिसेबिलिटी से, इकोनॉमिक स्टेटस से, क्योंकि वो वुमेन थी, क्योंकि वो लेडीज़ थी। It is only when people begin to believe that no one is inferior and that every person deserves to be treated with dignity that present attitudes can change.
और जो लोग थे वो बिलीव करते थे कि हमारे बीच में भेदभाव ना हो, और वो ये डिज़र्व भी करते थे कि उनको डिग्निटी के साथ ट्रीट करा जाए, यानी कि भेदभाव ना हो उनके बीच में। और उनका जो चेंज था एटीट्यूड्स, वो भी चेंज हो रहा था, मतलब एटीट्यूड भी उनका चेंज हो रहा था। Establishing equality in a democratic society is a continuous struggle, and one in which individuals as well as various communities in India contribute to, and you will read more about this in the book. Okay? उसके बाद हमारा पैराग्राफ आता है इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज, तो इसे भी पढ़ते हैं। ओके, You are probably wondering whether India is only democratic country in which there is inequality and where the struggle for equality continues to exist. आप सभी को पता है कि सिर्फ इंडिया, सिर्फ भारत, सिर्फ हिंदुस्तान ही ऐसी कंट्री है जिसमें इनइक्वालिटी हो रही है बहुत ज़्यादा, और वो इक्वालिटी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी कर रहा है कि इनइक्वालिटी ना हो, सबको इक्वल ट्रीट करा जाए, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। द ट्रूथ इज़ डैट इन मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड द इशू ऑफ इक्वालिटी कंटिन्यूज टू बी द की इशू अराउंड विच कम्युनिटी स्ट्रगल। पर सच तो ये है कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है, जैसे इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया को बोला जाता है, जिसमें भेदभाव होता है, पर इक्वालिटी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया जा रहा है। और बहुत सारी दुनिया में ऐसी भी कंट्री है, ऐसे भी देश है जिसमें इक्वालिटी के लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है, बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे तमिलनाडु एक स्टेट है जिसमें हम मिड डे मील स्कीम हुई थी, भेदभाव के लिए ही हुई थी वो, कि भेदभाव चला जाए, भेदभाव ना हो किसी के बीच। सो फॉर एग्ज़ाम्पल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका the African Americans whose ancestors were the cells who were brought over from Africa continue to describe their lives today as largely unequal. जैसे कि जो अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स है, जैसे कि अफ्रीकन अमेरिकन्स, उसमें भेदभाव बहुत ज़्यादा नहीं है, बट उनके लिए सबको अनइक्वल ट्रीट नहीं किया जाता, ज़्यादातर सबको इक्वल ट्रीट किया जाता है। This despite the fact that there was a movement in late 1950s to push for equal rights for African Americans. और वहाँ पर क्यों इतने भेदभाव नहीं होते, क्योंकि 1950 में एक, मतलब उन्होंने एक मूवमेंट छेड़ा था, एक मतलब एक दशा थी, एक दुर्दशा थी, जिसमें ज़्यादातर मतलब सबको इक्वल राइट करने लगे थे उस टाइम के बाद से। Prior to this, African Americans were treated extremely unequally in the United States and denied equality through law. ये नहीं है कि उनके मतलब कि उनके बीच में भेदभाव नहीं होता, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है, पर इक्वालिटी ट्रीट करने के लिए लॉ बनाया गया था, जो कि इंडिया में भी है अभी भी, और लॉस के बारे में आप 8th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। For example, when traveling by bus, they either had to sit at the back of the bus or get up from their seat whenever a white person wished to sit. जैसे कि उसमें कब भेदभाव, मतलब हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हम समझ सकते हैं कि वहाँ पर इतना ज़्यादा भेदभाव नहीं होता। तो एक मतलब कि ये उस टाइम का हमें स्टोरी बताई हुई है, जब एक कोई बस में ट्रैवल कर रहा था और वो लास्ट में बैठे थे, पर वो उठ गए थे अपनी सीट से क्योंकि एक वाइट पर्सन बैठने के लिए चाह रहा था। रोज़ा पार्क्स 1913 to 2005 वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन। जो वो लेडी थी उनका नाम क्या था, रोज़ा पार्क्स, और वो 1913 to 2005 तक मतलब थी। उसके बाद 1930 में वो बॉर्न हुई थी और 2005 में वो एक्सपायर हुई थी। वो एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी। Tired from a long day at work, she refused to give up her seat on a bus to a white man on this 1 December 1955. वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, पूरे दिन उन्होंने काम किया था, वर्क किया था, पर वो जब बस की सीट पर बैठी तो उन्होंने वो सीट उठ के वो सीट एक वाइट मैन को दी थी। कब दी थी? 1 दिसंबर 1955 में।
Her refusal that day started a huge agitation against the unequal ways in which African Americans were treated, are which came to be known as the Civil Rights Movement. और वो मतलब उनकी सोच क्या थी कि हमारा जो दिन होता है ना, वो अगर हम कुछ अच्छा करेंगे, अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे ना, तो वो दिन भी हमारा बहुत अच्छा जाएगा। जिसमें अफ्रीकन अमेरिकन्स जो थे उसमें बिल्कुल भी, इसलिए उनको इक्वल ट्रीट किया जाता था, और वो किस नाम से जाना चाहता था? सिविल राइट्स मूवमेंट। मैं लिख भी देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। वो क्या था? सिविल राइट्स मूवमेंट। ओके, थोड़े वर्ड मिसिंग हो गए, लाइन्स वगैरह समझ जाना। The Civil Rights Act of 1964 prohibited discrimination on the basis of race, religion और national origin. जो सिविल राइट एक्ट था वो मतलब ये, अब अगर आप सोचो कि सिविल राइट एक्ट एक वर्ड है, तो वो एक वर्ड नहीं है। जब हमें इक्वल ट्रीट किया जाता है तो अफ्रीकन अमेरिकन्स क्या बोलते हैं? सिविल राइट मूवमेंट। और वो मतलब 1964 में वो बना था, और उसमें किस बात पे भेदभाव होता था? रेस, रिलीजन और नेशनल ऑरिजिन, यानी कि वो किस मतलब कि उनकी क्या सरनेम है, रिलीजन, वो किस धर्म से है, और भी बहुत सारा कुछ। इट ऑल्सो स्टेटेड दैट ऑल schools would be open to African American children and they would no longer have to attend separate schools specially set up for them. और जो बच्चे थे अफ्रीकन अमेरिकन में जो बच्चे थे वो बहुत लॉन्ग टाइम तक मतलब स्कूल अटेंड करते थे, क्योंकि और ये नहीं है कि वो गरीब अलग बैठेगा और अमीर अलग बैठेगा, नहीं, एक ही क्लास में एक ही बेंच पे जैसे एक गरीब एक अमीर ऐसे बैठते थे। मतलब उसमें भेदभाव बहुत कम होता था, और वो अच्छी बात है। However, despite this, a majority of African Americans continue to be among the poorest in the country. Most African American children can only afford to attend government schools that have fewer facilities and poorly qualified teachers are compared to white students who either go to private schools or live in areas where the government schools are as highly rated as private schools. वहाँ पर ये बोला जाता था, जैसे इंडिया में अब अगर सच बात कहे जाए तो इंडिया में क्या प्राइवेट स्कूल्स को ज़्यादा मतलब थोड़ा माना जाता है कि प्राइवेट स्कूल्स में ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती है, बट अफ्रीकन अमेरिकन्स की क्या सोच थी कि गवर्नमेंट जो स्कूल्स थे उसमें बच्चे आए गरीब और अमीर, ताकि गवर्नमेंट स्कूल में एक तो जो अमीर है ठीक है वो तो पैसे दे देगा, बट गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या होता है, जैसे ड्रेस 100 रुपये की मिल गई, बुक्स वगैरह सब ऐसे फ्री मिल जाती है, बैग्स वगैरह भी वही देते हैं। बट प्राइवेट स्कूल्स में बहुत ज़्यादा हाईली रेटेड होते हैं, बट उसमें गवर्नमेंट स्कूल्स में थोड़ी सी ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी होती है पुअर्स के लिए, और वो वहाँ पर जो टीचर्स होती हैं वो भी बहुत मतलब ऐसे भेदभाव नहीं करती है हर बच्चे में। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आता है चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। No country can be described as being completely democratic. There are always communities and individuals trying to expand the idea of democracy and push for a greater recognition of equality on existing as well as new issues. Central to this is the struggle for the recognition of all persons as equal and for their dignity to be maintained. In this book, you will read about how this issue of equality affects various aspects of our daily lives in democratic India. As you read these chapters, think about whether the equality of all persons and their being able to maintain their dignity is upheld. सो वो चैप्टर इज़ फिनिश। इस पैराग्राफ को कर लेते हैं। इसमें हमें ये बताया हुआ है कि जब हमारे बीच में इनइक्वालिटी होती है, भेदभाव होता है, तब जो इंडिया जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री होती है वो मतलब बहुत ज़्यादा इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल करती है, ठीक है। और बहुत से इसके एग्जांपल्स भी आपने इस बुक में पढ़े थे, जैसा कि हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का मिस्टर एंड मिसेस अंसारी का, और वो जो हमने 1975 वाली फ़िल्म पढ़ी थी दीवार, अब वो आप फिल्म एक बार ज़रूर देखना।
सच्ची में बहुत अच्छी है। उसके बाद हम जैसा कि जियोग्राफी में करते थे, लास्ट के जो साइड में हमें बॉक्सेस देते थे वो करते थे, तो इसमें भी कर लेते हैं। इस चैप्टर में स्टोरी ज़्यादा दी हुई है, तो फर्स्ट पेज पर स्टोरी है जो हमने पढ़ ली, कांता वाली। उसके बाद सेकंड पेज पर भी हमें हॉस्पिटल वाली स्टोरी दी हुई है, एंड थर्ड पेज इज़ ऑल्सो फिल द स्टोरीज। उसके बाद हमें 7th पेज पे एक जूथन बुक दी हुई है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है, और उसमें हमें उन्होंने सारी मतलब कि लिखा था कि वो एक दलित लाइफ थी उनकी, बहुत ज़्यादा वैसे ऐसे उनके साथ भेदभाव हुआ था स्कूल में। उसके बाद जो हमने स्टोरी पढ़ी थी दीवार वाली, वो भी ऐसी फिल वाली स्टोरी थी। ज़्यादातर इस चैप्टर में स्टोरीज होती है सिविक्स में, आप कभी भी नोट कर लेना। और स्टोरीज़ पढ़ने वैसे मज़े बड़े आते हैं अगर आप पढ़ते हो ना। और ये हमें दी हुई है जो हमने रोज़ा पार्क्स वाली स्टोरी पढ़ी थी, ठीक है। उन्होंने अपनी सीट किसको दी थी, एक वाइट मैन को 1 दिसंबर 1955 में। ओके, सो अवर चैप्टर इज़ कंप्लीट, एंड आप मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताना कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर पर बनाऊं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।